हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी भूगोल का सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। पिछली दो वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज की इस वर्कशीट में हम कुछ और क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, यानी इस चैप्टर को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। इस वर्कशीट में हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 9 + 4 यानी 13 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम अलग से एक वीडियो में विंटर वेकेशन के दौरान डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप है वो पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 23 जनवरी 2021। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दोआब किसे कहते हैं। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था वो डिस्कस किया था। दोआब है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो का अर्थ है दो और आब का अर्थ होता जल, अर्थात दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं। जैसे दो नदियां बह रही है और यहाँ के बीच का ये जो भूभाग है इसको दोआब कहेंगे। जैसे पंजाब है तो पंजाब में 5 नदियां बहती, इसलिए वहां पर 5 आब है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए। सबसे पहले हमें समझना कि ये गोंडवाना लैंड कहां से आ गया। तो शुरुआत में पृथ्वी थी, इसके ऊपर केवल एक ही महाद्वीप था जिसको कहा जाता था पेंजिया। ओके, और एक ही महासागर था चारों तरफ जो था पेंथालसा। जो पेंजिया था वो 2 भागों में बंटा हुआ था। इसका उत्तरी भाग था वो लारेशिया या फिर अंगारा लैंड कहते थे, जबकि दक्षिणी जो भाग था उसको कहते थे गोंडवाना लैंड। ओके, यानी कि एक ही महाद्वीप था पेंजिया जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। हमारा उत्तर रहेगा उत्तर अमेरिका। हालांकि एशिया का भी ज्यादातर हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड में नहीं आता था, बल्कि किस में आता था, अंगारा लैंड में आता था। लेकिन क्योंकि कुछ हिस्सा गोंडवाना लैंड में आता था तो हम उत्तर लेंगे कै उत्तर अमेरिका, जो पूरी तरीके से अंगारा लैंड का हिस्सा था, यानी गोंडवाना लैंड में नहीं था। उसके बाद हमारा थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, खालिस्तान जो रिक्तस्थान दिया गया, रिक्तस्थान नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। हमें बताना कि भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है लूनी नदी, जो कुल 495 किलोमीटर लंबी है। ये एक मौसमी नदी है जिसमें बारिश के मौसम में पानी आता है, बाकी दिनों में ये सूख जाती है। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। कवरत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। प्रशासनिक मुख्यालय जिसको हम राजधानी भी कहते हैं। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, यूं कह सकते हैं। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तरी सरकार क्या है। उत्तरी सरकार क्या है ये हमें बताना है। तो हमारा जो तटीय मैदान है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसका जो उत्तरी भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग है वो कोरोमंडल कहलाता है। ओके, तो उत्तरी सरकार क्या है, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है हमारा, सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है। ओके, सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है, ये शब्द आपने कई बार इस चैप्टर में पढ़े होंगे। तो सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो किसी सागर या झील में गिरने की बजाय किसी दूसरी नदी में गिरती है, उसे कहते हैं सहायक नदी। जैसे यमुना नदी है वो गंगा नदी में गिरती है तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ऐसे ही घग्गर नदी या जो घाघरा नदी है, गंडक है, तो ये क्या है,
सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। ऐसे ही सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, जो पंजाब की 5 नदियां वो सिंधु नदी में गिरती है, तो वो क्या हो गई? सहायक नदियां। ओके, तो सहायक नदी किसे कहते हैं? उस नदी को कहते हैं जो किसी सागर या झील में गिरने की बजाय किसी दूसरी नदी में मिलती है, तो उसे हम कहेंगे सहायक नदी। अब बात आती है जल वितरिका क्या होती है। ओके, जल वितरिका क्या होती है कि नदी जो निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की जो गति है, शक्ति है, वो कम हो जाती है और नदी मार्ग में गाद के जमाव के कारण नदी कई भागों में बंट जाती है। इन्हें जल वितरिका कहते हैं। जैसे ये अंतिम भाग है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि नदी का ढाल कम हो गया, ढाल कम होने से गति कम हो गई, उसकी शक्ति कम हो गई, तो जो गाद वगैरह वो बहा करके लेके आई है नदी, वो यहीं पे जमा हो जाता बीच में और नदी कई धाराओं में बंट जाती है ऐसे। ओके, कई धाराओं में बंट जाती है, अलग अलग धाराओं में बंट करके वो समुद्र या सागर में गिरती है, तो इन्हें बोलते हैं जल वितरिका। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा। 7वां क्वेश्चन है मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब ये मध्य उच्च भूमि क्या है, ये हमें समझना है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इसमें नर्मदा नदी है, इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है उसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि और दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं दक्कन का पठार। तो यहाँ पर मध्य उच्च भूमि की बात की जा रही है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। यह भाग नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व की तरफ यह संकरा होता जाता है। यह भाग कठोर आग्नेय और अवसादी शैलों से बना हुआ है। तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया गया, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तरी मैदान के ऊपर हमें एक टिप्पणी लिखनी है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में। इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। इस मैदान को इसीलिए सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। 4th रहेगा कि यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। क्योंकि यह जलोढ़ मिट्टी से बना, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है, तो ये मैदान भी अत्यधिक उपजाऊ है। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इस मैदान में पर्याप्त जल है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ जलवायु भी यहाँ की काफ़ी अनुकूल है। इस कारण यहाँ घनी जनसंख्या बसी हुई, घनी आबादी पाई जाती है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बात करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें उत्तरी भारत के विशाल मैदान पर एक नोट लिखना था। उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 9th क्वेश्चन है भारत का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करता है। ओके, भारत का जो प्रत्येक क्षेत्र यानी कि 6 भौतिक भूभागों में हम बांट सकते हैं ना भारत को, तो उन्हीं की बात की जा रही कि प्रत्येक जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाता है। यानी कि जो 5 भूभाग है उनका अपना एक महत्व है, कहीं ना कहीं वो देश के विकास में योगदान देते हैं। हमें एग्जाम्पल देकर के बताना है कि क्या वास्तव में ऐसा है। तो बिल्कुल हम एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले भारत के उत्तर में हिमालय प्रदेश है। यहाँ से सदावाहिनी नदियाँ निकलती हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है और यह प्रदेश वन तथा वन्य संपदा में भी धनी है। तो यहाँ भी ये जो प्रदेश हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों में कैसे योगदान दे रहा है। पहला, यहाँ से 12मासी नदियाँ निकलती है। दूसरा, यहाँ पे वन और वन्य जीव संपदा में भी ये प्रदेश धनी है। उसके बाद दूसरा, उत्तरी भारत का विशाल मैदान जिसका निर्माण हिमालयी नदियों के द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है और कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ओके, तो इसकी भी अपनी एक विशेषता है, ये भी देश की प्राकृतिक संसाधन है उसमें वृद्धि करते हैं। तीसरा भाग आता है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा में धनी है। इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की 80 से 85% जो मिनरल्स है वो इसी प्रायद्वीपीय पठार में मिलते हैं। उसके बाद 4th जो एग्जाम्पल हमें देना है, हम थार के मरुस्थल की बात करेंगे। जो थार का मरुस्थल है, हालांकि यहाँ पर बारिश कम होती है, वनस्पति कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के संसाधनों को समृद्ध बनाता है। जैसे यहाँ पर अधात्विक खनिजों अत्यधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे अधात्विक खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। यानी जितने अधिक प्रकार के अधात्विक खनिज इस थार के मरुस्थल में राजस्थान में पाए जाते हैं उतने और किसी प्रांत में नहीं मिलते हैं। 5वां जो एग्जाम्पल देंगे तटीय मैदान का देंगे कि तटीय मैदान कैसे देश के विकास में योगदान देता है, देश के संसाधनों में योगदान देता है। तटीय मैदान कृषि,
मछली पालन तथा समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी हमारे देश के संसाधनों में वृद्धि करता है। तो हमें 5 एग्जाम्पल देने और पांचों जो एग्जाम्पल है उसमें हमें ये बताना कि कैसे ये जो मैदान या जो अलग अलग भूभाग है देश में जो संसाधन है उनमें ये योगदान देते हैं। उसके बाद हमारा 10th जो क्वेश्चन है वो स्रोत आधारित प्रश्न है। जैसा आप सभी को अब तक पता चल चुका होगा कि इस प्रकार का एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में रहने वाला है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है। अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ओके, जो गोवा तक का भाग है उस भाग को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया। तो गोवा तक के भाग को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ओके, कोंकण तट के नाम से। और कोंकण तट के बाद जो दक्षिणी मध्यवर्ती भाग है उसको बोलते हैं कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट का जो दक्षिणी भाग है जो केरला में उसको बोलते हैं मालाबार तट। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया 10th का जो सेकंड पार्ट है वो है भारत के 2 प्रसिद्ध 2 समुद्री तटीय मैदानों के नाम लिखिए। यानी भारत के 2 समुद्री तटीय मैदान हैं उनके नाम बताने। तो पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट दिया गया 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, कोई 2 नदियां जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम लिखिए। तो 2 नदियों के नाम बताने, कोई भी 2 नदियां जो डेल्टे का निर्माण करती है तो है गोदावरी कृष्णा नदी। हालांकि प्रायद्वीप में भारत की नर्मदा और तापी नदी को छोड़ करके बाकी सभी मुख्य नदियां डेल्टा बनाती है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। फोर्थ पार्ट रहेगा 10th क्वेश्चन का जो लास्ट है हमारा इस वर्कशीट का, समुद्री तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ बताइए। तो समुद्री तटीय मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए जो कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होते हैं। साथ ही साथ ये मत्स्य पालन में और विदेश व्यापार में, यानी कि यहाँ पर कई बंदरगाहें स्थित है जिसके द्वारा समुद्री व्यापार है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट। इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको वीडियो पहले अवेलेबल करवा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो वहां पर टेलीग्राम जो चैनल है आप ज्वाइन कर लेते हो तो जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है सबसे पहले वहीं पर वीडियो का लिंक है वो पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप अपडेटेड रह पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।